Today's topic is 2 number topic, the outbreak of the revolution. हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन किस तरह स्टार्ट हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के स्टार्ट होने में कौन कौन से कारण थे। हम जानते हैं कि लुई 16 को टैक्स बढ़ाने का ज़रूरत था और टैक्स बढ़ाने के लिए वे फ्री नहीं थे। टैक्स बढ़ाने के लिए उनको स्टेट जनरल का परमिशन चाहिए था। स्टेट जनरल, बिना स्टेट जनरल के परमिशन का वे टैक्स नहीं बढ़ा सकते थे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टेट जनरल का क्या स्ट्रक्चर था। तो इसके लिए स्टेट जनरल का फर्स्ट स्टेट जिसको क्लर्जी भी कहते थे, उसके 300 मेंबर थे। फर्स्ट स्टेट के 300 मेंबर, सेकेंड स्टेट के भी 300 मेंबर और थर्ड स्टेट के 600 मेंबर थे स्टेट्स जनरल में। क्लियर हो गया। आफ्टर डिस्कशन वोटिंग सिस्टम था, वोट देना था और हर स्टेट को एक वोट था। फर्स्ट स्टेट को 1 वोट, सेकेंड स्टेट को 1 वोट और थर्ड स्टेट को 1 वोट। इसका मतलब कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को 2 वोट और थर्ड स्टेट को 1 वोट। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट का पॉपुलेशन था 10% पॉपुलेशन और थर्ड स्टेट में थे 90%। मतलब 90% पीपल को 1 वोट और 10% पीपल को 2 वोट्स थे। पीपल ऑफ थर्ड स्टेट्स वे नॉट एग्री, बोले कि यह जस्टिस नहीं है और वे 40,000 लेटर दिए, 40,000 लेटर दिए और डिमांड किए लुई 16 से कि वोटिंग सिस्टम मेंबरशिप के आधार पर होना चाहिए। ये जो वोटिंग हो रहा है 1 वोट न होकर फर्स्ट स्टेट को 300 वोट मिले, सेकेंड स्टेट को भी 300 वोट मिले और थर्ड स्टेट को भी 600 वोट मिले, इसका डिमांड किया गया। लेकिन किंग रिफ्यूज कर दिए, बोले कि नहीं, हम कोई इस तरह का कंसेशन नहीं दिए। पीपुल ऑफ थर्ड स्टेट वहाँ से चले गए और वहाँ से आने के बाद वे लोग पहुँच गए कहाँ, थर्ड स्टेट वहाँ से चल दिए और बर्सेलिस में आए 20 जून को, 20 जून को, 20 जून को वे लोग कहाँ पहुँचे, बर्सेलिस में। और बर्सेलिस के टेनिस कोर्ट में पहुँचे। वहाँ जाकर डिसाइड किए कि यहाँ से हम न्यू गवर्नमेंट बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे नेशनल असेंबली। पीपुल ऑफ थर्ड स्टेट डिसाइडेड टू फॉर्म नेशनल असेंबली एंड they were also supported by people of some first state and second state also. They were supported by Mirabeau, who was from nobility, and they were also supported by Abisai, who was from clergy. So they were supported by few people of other states also. And डिसाइड जब तक हम लोग न्यू संविधान, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे, यहाँ से मूव नहीं करेंगे। जब वो नया संविधान बना रहे थे, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर रहे थे नया गवर्नमेंट के लिए, उसी समय फ्रांस में एक अलग तरह का कन्फ्यूजन था। ब्रेड का कॉस्ट ज़्यादा हो गया, हाई हो गया। पीपुल हैड टू मेक ए लॉन्ग क्यू, लंबा लाइन बनाना पड़ रहा था ब्रेड के लिए। ब्रेड का कॉस्ट भी बहुत हाई कर गया था। रिजल्ट वाज दैट there was a sense of alarming sense. That was when on 14th July को 1789 को किंग लुई 16 अपने ट्रूप को ऑर्डर दिए पूरा सिटी ऑफ पेरिस में मार्च करने के लिए। जो स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे कि किंग लुई 16 अपने ट्रूप को ऑर्डर दिए थे, वही घटना है कि 14 जुलाई 1789 को लुई 16 अपने ट्रूप को ऑर्डर दिए, वे सिटी में घूमे सो दैट लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, इसलिए वे लोग किंग अपने ट्रूप को ऑर्डर दिए। ये हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे
उसी बीच एक रीमर, ध्यान दीजिए, रीमर, सही बात नहीं था। रीमर क्या हुआ कि वहां जब मैनर थे, मैनर किसको कहते थे, नोबिलिटी को, लैंडलॉर्ड को, वे लोग ब्रिगेड को बुलाए हैं, सेना को बुलाए हैं। किस लिए बुलाया सेना को? सो दैट दे वुड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स, क्रॉप्स को जला दे, अपने ही क्रॉप्स को जलाने के लिए बुलाए हैं। फसल जल जाएगा तो पीपुल ऑफ थर्ड स्टेट के लोग भूखे मरेगा, इसलिए पीपुल ऑफ थर्ड स्टेट नाराज हो गए कि भाई फसल जलाने के लिए मैनर लोग बुलाए हैं। और गरीब लोग, पुअर लोग, फार्मर लोग सीकेल्स लेकर, स्पेड लेकर, जो भी जिसको जो मिला फोर्क लेकर चला, और कई मैनर्स को, कई नोबल्स को मार दिया गया। मैनी वेयर फोर्स्ड टू फ्ली, बहुत लोगों को वहां से भागना पड़ा। यह था नेक्स्ट पेज का सेकेंड स्टैंजा। थर्ड हम लोग पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि अब नया संविधान बनकर तैयार था, नेशनल असेंबली का निर्माण हो गया, और फ्रांस के एब्सोल्यूट मोनार्की को हटाकर वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गया। अब प्रश्न है कि एब्सोल्यूट मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या है? एब्सोल्यूट मोनार्की वह मोनार्की है जिसमें किंग अनकंट्रोल्ड रूल करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वह मोनार्की है जिसमें मोनार्क तो रहते हैं, किंग तो रहते हैं, लेकिन किंग के पावर को लेकर किसको दे दिया जाता है? वहां के पार्लियामेंट को। किंग लिमिटेड पावर को एंजॉय करते हैं, किंग के पावर को लेकर नेशनल असेंबली को दे दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का, नेशनल असेंबली का स्थापना हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का स्थापना हो गया, और नोबिलिटी और क्लर्जी के प्रिविलेज को छीन लिया गया, चर्च के प्रॉपर्टी को सीज कर लिया गया, चर्च के प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया। उसको बेचने के बाद 2 बिलियन लिब्रे कैश मिला, उसे 2 बिलियन लिब्रे कैश से 2 बिलियन लोन को पे कर दिया गया। ऑलरेडी 3 बिलियन लिब्रे लोन था, 2 बिलियन लिब्रे लोन पेड हो गया, केवल अब 1 बिलियन लिब्रे लोन ही बचा। नेक्स्ट टॉपिक है 2.1, फ्रांस बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस में जब एब्सोल्यूट मोनार्की को हटा दिया गया और न्यू जो गवर्नमेंट था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इसमें गवर्नमेंट के पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव, जुडिशियरी में गवर्नमेंट के पावर को डिवाइड कर दिया गया। लेजिस्लेटिव का काम था टू मेक द लॉ, एग्जीक्यूटिव का काम था टू इम्प्लीमेंट द लॉ को लागू कराना, और जुडिशियरी का ड्यूटी था टू गिव डिसीजन ओवर डिस्प्यूट, डिसीजन देना किसी भी डिस्प्यूट पर, किसी भी झगड़ा पर। वहाँ इलेक्शन शुरू हो गया। एवरी पर्सन, मेल और फीमेल, पुअर पर्सन और फीमेल को, औरत को पैसिव सिटीजन कहा गया। उनको कहा गया वे लोग पैसिव सिटीजन है। किसको? वुमेन को और पुअर लोग, जो 3 डेज के वेज के बराबर टैक्स देते थे। दोज हु हैड द पेयर ऑफ टैक्सेज ऑफ 3 डेज वेज हैड राइट टू वोट, और हाई टैक्स पेयर थे, उनको इलेक्शन में कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन कंटेस्ट करने का राइट मिला। दोज हु आर हाई टैक्स पेयर कुड बी कैंडिडेट। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले पेज में एक बहुत छोटा सा पैराग्राफ में, उसमें पढ़ना हम लोगों को कि फ्रांस का जो फ्रेंच का रिवॉल्यूशन था वह वर्ल्ड को एक न्यू मैसेज दिया। मैसेज था फ्रेटर्निटी का, ब्रदरहुड का, फ्रीडम का, इक्वलिटी का, राइट टू एक्सप्रेशन का, और पूरा होल वर्ल्ड इस न्यू मैसेज से इंस्पायर्ड हुआ और इफेक्टेड हुआ। कई जगह पॉलिटिकल चेंज आया और वहाँ पर डेमोक्रेटिक की तरफ एक जो सब कंट्री बढ़ने का प्रयास करने लगे। थैंक यू।